हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं शगुफ्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन। विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन में हम वित्तीय संसाधन और विद्यालय के अभिलेख पढ़ चुके हैं। उसी की कड़ी में ये आज का वीडियो भी है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। संसाधन जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं: भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और वित्तीय संसाधन। ये हमने डीएलएड या बीटीसी के 4th सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है। जो संसाधन होते हैं 3 प्रकार के होते हैं: भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और वित्तीय संसाधन। जिसमें हमने वित्तीय संसाधन आपको पहले ही पढ़ा दिया था जब हमने विद्यालय अभिलेख पढ़ाए थे। तो जो विद्यालय अभिलेख पढ़ाए थे उसके साथ में ही, क्योंकि ज़्यादा बेटर रहता वित्तीय संसाधन पढ़ना, इसलिए मैंने जो आपको विद्यालय के जो अभिलेख पढ़ाए हैं उसके साथ में ही हमने आपको वित्तीय संसाधन भी पढ़ा दिए हैं। तो बचे हैं 2 संसाधन, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। तो हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे विद्यालय प्रबंधन और प्रशासन में जो विद्यालय के संसाधन होते हैं। तो भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ईजी है, लेकिन ये टॉपिक जो है आपका आना ज़रूर है। आपने पिछले जो सुपर टेट्स हुए हैं उन पर ध्यान दें तो उनके पेपर देखें तो उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। विद्यालय अभिलेख से भी क्वेश्चन वहाँ पे आए हैं, विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन से भी वहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि आपका 30 नंबर का ये पोर्शन है सीडीपी और जीवन कौशल, शिक्षण कौशल 10-10 नंबर का है आपका। और जो 10 नंबर का एक पार्ट आपका जीवन कौशल का है, बहुत ईजी टॉपिक है, उनमें कुछ भी नहीं है आपका। मतलब मोस्टली टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। आज का जो एक टॉपिक बचा है ये आज कंप्लीट हो जाएगा आपका। और देखेंगे जब आप पढ़ेंगे इसको आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा और इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें तो आपके शिक्षण कौशल और जीवन कौशल के ये 20 नंबर बहुत आसान है आपको गेन करना। सीडीपी में बाल मनोविज्ञान में थोड़ा सा पढ़ना रहता है, समझना भी रहता है, लेकिन जीवन कौशल के जो टॉपिक हैं वो बहुत ज़्यादा आसान है और हम सबको मोस्टली उस बारे में पता भी रहता है। लेकिन क्या होता है कि हम एग्ज़ाम में उस तरह से नहीं लिख पाते हैं या उस तरह के पॉइंट नहीं लिख पाते, या ऑप्शन मान लीजिए 4 है तो उनमें से हम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं सही आंसर को। तो बस हमें वही पढ़ना रहता है, चीज़ें हमें सब पता होती हैं। जैसे कि अभी हम आपको भौतिक संसाधन पढ़ाएंगे तो आपको सब पता होगा कि भौतिक में ऑब्वियसली कि फर्नीचर वगैरह यही सब आता है। भौतिक संसाधन जो होते हैं विद्यालय के, अब सबको पता है ये सब चीज़ें, और मोस्टली सभी को पता होता है क्योंकि ये सब चीज़ें कॉमन हैं। लेकिन क्या होता है जब एग्ज़ाम में हमें लिखना पड़े या पॉइंट हमें जानना हो ऑप्शन में से, तो हमें नहीं पता रहता है। तो वही सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले। समझाने को इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, अगर होगा भी तो समझा दिया जाएगा। फ़िलहाल इस टॉपिक में समझाने जैसा कुछ है नहीं, बस आपको नोट करना है पूरे ध्यान से, एक भी पॉइंट आपको नहीं छोड़ना है, सारा कुछ आपको बस नोट करना है। इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है। जो मैंने बताया है पीडीएफ बहुत अच्छे से मैंने बनाई है ताकि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हों। और इसमें से जो भी दिया गया है आपको स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप लिखें। मतलब सब कुछ आपको नोट करना है, उससे बाहर से आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सुपर टेट से रिलेटेड बिल्कुल प्योर मटेरियल मिलता है। क्योंकि किसी दूसरे जो एग्ज़ाम है उनकी तैयारी यहाँ पर नहीं करवाई जा रही, बिल्कुल सुपर टेट के बिल्कुल प्योर मटेरियल आपको यहाँ पे मिल रहा है। प्लस आपको जितना ज़रूरत है एग्ज़ाम के लिए बस उतना ही आपको यहाँ पर मिल रहा है। आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं पढ़ाया जा रहा है कुछ भी। और अगर आपको इंटरव्यू या डेमो की तैयारी करना है तो आप मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आपका ये सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपका इंटरव्यू और डेमो की तैयारी भी मैं करवा दूंगी। बस आप लोग सपोर्ट करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं विद्यालय के भौतिक संसाधन। तो भौतिक संसाधन में सबसे पहली चीज़ आती है फर्नीचर। तो हम देखते हैं कि विद्यालय में जो फर्नीचर है वो किस तरह का होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें या क्या क्या शर्तें हैं उसके लिए, और उसको मतलब ध्यान रखने योग्य जो बिंदु है फर्नीचर को लेकर वो हम देखते हैं, क्योंकि ये आते हैं भौतिक संसाधन में। तो हमारा पहला पॉइंट है जो कि फर्नीचर के लिए डेस्क या बेंच या मेज़, कुर्सियाँ पर्याप्त हों विद्यालय में। यानी पर्याप्त हो, कम ना हो, एक्स्ट्रा में हुई हो थोड़ा सा लेकिन कम ना हो। दूसरा, डेस्क एवं बेंच के बीच कुछ खाली जगह हो। सबको पता है क्योंकि खाली जगह इसलिए होती है ताकि कंफर्टेबल रहे बच्चों को बैठने के लिए। तीसरा है, विद्वानों ने डेस्क पर 15 डिग्री का ढाल बेहतर माना है। देखिए एक बात है कि बिल्कुल अगर सीधी मेज़ बना दी जाए, बिल्कुल सीधी मेज़ जो होती है समतल,
उस पर लिखना और एक जो झुकी हुई बेंच होती है उस पर लिखना जो है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। एक सीधी बेंच पर, समतल बेंच पर आप लिखें और एक जो थोड़ी सी झुकी हुई है उस पर आप जब लिखेंगे, डेस्क जो होती है जो समतल होगी एक उस पर लिखें आप, और जो झुकी हुई है उस पर लिखें। तो झुकी हुई जो है उस पर लिखने में कंफर्टेबल रहता है और राइटिंग भी अच्छी आती है। तो वही चीज़ विद्वानों ने जो है डेस्क पर जो बेंच मेज़ जो भी कह लें आप, 15 डिग्री का जो ढाल है वो बेहतर माना है। तो ये 15 डिग्री आपको ध्यान रखना है। फिर है विद्यालय कागजात रखने के लिए अलमारी तथा कूड़ा आदि फेंकने के लिए डस्टबिन की व्यवस्था हो। सब कितनी कॉमन चीज़ें हैं आप सबको पता है, फिर भी एक बार पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। शिक्षक की कुर्सी, बुलेटिन बोर्ड आदि भी विद्यालय फर्नीचर का हिस्सा है। बात यहाँ पर ये नहीं है कि विद्यालय फर्नीचर का ये हिस्सा है, बात आपको ये ध्यान रखना है कि ये सब भौतिक संसाधन में आते हैं। ठीक है, तो ये फर्नीचर भौतिक संसाधन में आता है। और बुलेटिन बोर्ड है, कुर्सी है, शिक्षक की कुर्सी हो या बच्चों की हो, वह सब कुछ फर्नीचर में आएगा और ये आएगा सब भौतिक संसाधन में। नेक्स्ट, प्रयोगशालाएं। जो प्रयोगशालाएं होती हैं, लैब होती है स्कूलों में, वो भी आएगी हमारी भौतिक संसाधन में। तो भौतिक संसाधन में प्रयोगशाला हम देखते हैं, प्रयोगशाला किसी भी विषय की हो सकती है, जैसे हिंदी, गणित, साइंस, CDP आदि, इसलिए ये होना बहुत आवश्यक है। तो लैब जो है वो ज़रूरी नहीं है लैब साइंस की ही हो, लैब तो किसी भी चीज़ की हो सकती है। लैब का मतलब है वहाँ पर किसी भी चीज़ का प्रयोग करना, किसी भी चीज़ पर जो है डिस्कस करना, या क्योंकि साइंस में तो चले आप प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसे ही चाहे हिंदी की हो चाहे CDP की हो, हर चीज़ की हो सकती है क्या प्रयोगशाला या लैब। वहाँ पर बैठकर हम नई चीज़ें या वैज्ञानिक तरीके जो होते हैं हम उन चीज़ों के वहाँ पर बैठकर, या जैसे CDP की है उसमें कोई रिसर्च तो करना नहीं होती है साइंस की तरह, वहाँ पर बैठ के भी हम प्रयोग करते हैं कि किन चीज़ों से क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि लैब सिर्फ साइंस की हो सकती है, लैब तो हिंदी की भी हो सकती है। तो जो प्रयोगशाला है वो हिंदी, गणित, साइंस, CDP आदि की हो सकती है और इसलिए ये होना जो है स्कूलों में आवश्यक है। दूसरा कि प्रयोगशाला कैसी होनी चाहिए, तो ये इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि प्रयोगशाला कैसी होनी चाहिए। तो प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएँ हों, प्रत्येक विषय के लिए, जैसे साइंस की लैब अलग हो तो CDP की अलग हो, दोनों में कंबाइन ना हो। दूसरी है प्रयोगशाला में किए जाने वाले कार्य या प्रयोग मार्गदर्शक की निगरानी में हो। ठीक है, यानी वहाँ पर जो भी प्रयोग किए जा रहे हैं वो किसी मार्गदर्शक की निगरानी में हो। जैसे साइंस में जो अगर प्रयोग हो रहे हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई टीचर या कोई रहना चाहिए, ताकि जो केमिकल वगैरह हैं तो उनसे जो है खतरा बच्चों को ना हो, इसलिए कोई ना कोई मार्गदर्शक वहाँ पे ज़रूर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रयोगशाला में अत्याधुनिक उपकरण की व्यवस्था हो। नेक्स्ट है विज्ञान आदि की प्रयोगशाला में सुरक्षा की दृष्टि से आँखों पर चश्मे और हाथों में दस्ताने आदि भी होने चाहिए, ताकि जो है केमिकल वगैरह कुछ है उनका कोई रिएक्शन ना हो आँखों पर या हाथों पर। ठीक है, तो आँखों पर लगाने के लिए चश्मे और दस्तानों का भी जो है वहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए। और फिर क्या है हमारा नेक्स्ट है शैक्षिक उपकरण, क्योंकि हम अभी भौतिक संसाधन पढ़ रहे हैं तो उसमें शैक्षिक उपकरण जो होते हैं, यानी उपकरण जो शिक्षा में या पढ़ाई के लिए जो यूज़ होने वाले उपकरण हैं वो भी भौतिक संसाधन में आएंगे। फिर है शैक्षिक उपकरण में, शैक्षिक उपकरण में वे वस्तुएं आती हैं जो शिक्षण कार्य में शिक्षकों की सहायता करती है और ये सभी को पता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, जैसे यानी शिक्षण सामग्री जो होती है वही होती है उसमें। तो श्यामपट्ट यानी कि बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जो होता है या वाइट बोर्ड, ग्लोब चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स, मानचित्र, रेखा चित्र, ग्राफ, डिज़ाइन, विज्ञान शिक्षण उपकरण और गणित शिक्षण उपकरण, ये सभी किस में आएंगे, जो शैक्षिक जो संसाधन है या शिक्षा के लिए जो सामग्री है, शिक्षण सामग्री, ये सब उसमें आते हैं। अब ये तो हो गए सारे भौतिक संसाधन, यानी फर्नीचर हो गया या स्कूल के जो भी उपकरण हो गए, शैक्षिक उपकरण और प्रयोगशाला, ये सभी आ गए किसमें, भौतिक संसाधन में। अब देखिए मानवीय संसाधन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है मानवीय, यानी मनुष्यों से जुड़ी, मानव से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं वो सब आएंगी किसमें, मानवीय संसाधन में। इसमें आएंगे स्कूल के टीचर, बच्चे, पियून वगैरह, ये सब आएंगे किसमें, विद्यालय के मानवीय संसाधन में। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी शिक्षक, प्रधान अध्यापक, कर्मचारी वर्ग आदि, ये सभी आएंगे किसमें, मानवीय संसाधन में। नेक्स्ट है शिक्षक का शब्द,
मतलब शिक्षक शब्द जो है इसको देखते हैं। सबसे पहले शिक्षक शब्द जो है सबको पता है अंग्रेजी के टीचर शब्द का समानार्थी है। विद्वानों ने निम्नलिखित तरीकों से इसको जो है विस्तारित किया है। यानी टीचर की आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है जो टीचर होता है, या टीचर में पूरे टीचर में ज़रूरी नहीं बट पूरे टीचर जो वर्ड है उसकी आपसे फुल फॉर्म पूछे, वो किसी भी एक टीचर में ए का क्या है, ठीक है, या टी का जो है फॉर्म फुल फॉर्म क्या है, वह इस तरह से भी पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो टीचर है, टी फॉर ट्रुथफुल, यानी ट्रुथफुल यानी सच्चा होना चाहिए। ई से एनर्जेटिक होना चाहिए, एनर्जी उसमें होनी चाहिए हर समय, मतलब नीरस नहीं होना, क्लास में आके उबाऊपन उसमें ना हो, अगर उसमें होगा तो फिर बच्चों को वो कैसे, तो एनर्जी होना चाहिए टीचर में, ठीक है। ए फॉर क्या होगा, अफेक्शनेट, सी होगा कोऑपरेटिव, एच होगा हम्बल, ठीक है। तो ये सारे फुल फॉर्म्स आपको ध्यान रखनी है। और ई फॉर होगा एफिशिएंट, आर फॉर होगा रिसोर्सफुल, ठीक है। तो ये टीचर के जो फुल फॉर्म है वो आपको पता होना चाहिए। ये जो है आपसे पूरे टीचर वर्ड की भी आपसे फुल फॉर्म हो सकता है पूछ लें, और नहीं तो आपसे किसी एक अल्फ़ाबेट्स की जो है फुल फॉर्म इसमें से पूछ सकते हैं। तो आपको ये जो है पता होना चाहिए। वैसे भी आप टीचर बनने जा रहे हो तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं प्रमुख कथन, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और ये आ भी चुके हैं पिछले एग्ज़ाम्स में। तो आपको ये प्रमुख कथन जो एक टीचर के लिए जो अलग अलग लोगों ने, अलग अलग विद्वानों ने कथन बोले हैं वो आपको पता होना चाहिए। अभी तक आपने जो भी पढ़ा भौतिक संसाधन या मानवीय संसाधन क्या था, उसमें कुछ भी नहीं था। बस क्या होता है कि हमें हमारे पास चीज़ें होना चाहिए, नोट्स होने चाहिए, ताकि वो एग्ज़ाम में समय पर हम जो है उन चीज़ों को पढ़ सकें और हम वहाँ एग्ज़ाम में करके आएँ, ठीक है। बाकी हमें पता सब रहता है इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि सिंपल है ये सब चीज़ें, क्योंकि सिलेबस में है और मेरा काम पढ़ाने का है तो इसलिए पढ़ा रही हूँ मैं। फिर है प्रमुख कथन, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं गांधी जी ने टीचर के बारे में क्या कहा है। शिक्षक की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, यानी शिक्षक अगर कुछ कहता है तो उसको वो ही करना भी चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ वो कह रहा है और कर नहीं पा रहा है। तो शिक्षक की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, यानी वो जो कह रहा है वो कर भी पाए, ऐसा नहीं है सिर्फ बात ही हो रही हो, वो कर ना पाता हो, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा, एक शिक्षक तभी एक शिक्षक है जब वो खुद अध्ययनरत रहता है, क्योंकि एक जलता दीपक ही दूसरे दीपक को प्रकाश दे सकता है। ये किसका कथन है, रविन्द्रनाथ टैगोर का। देखिए कथन जो होते हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम ही याद किए जाते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम ही एग्ज़ाम में आते हैं। उनमें कुछ बदला नहीं जा सकता और ना ही उसमें कुछ एक्सप्लेन करने का होता है। फिर भी अगर चाहें तो आप इसको देख सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो कथन है क्या है, एक शिक्षक को हमेशा अध्ययनरत रहना चाहिए। वो उनका ये कहना है कि एक शिक्षक को हमेशा अध्ययनरत रहना चाहिए, क्योंकि एक जलता दीपक ही दूसरे दीपक को प्रकाश दे सकता है। कि अगर कोई टीचर पढ़ना छोड़ देगा तो वह दूसरे को नहीं पढ़ा सकता, और पढ़ा भी देगा तो वह सिर्फ ऐसा ही होगा, ढंग से नहीं पढ़ा पाएगा। इसलिए एक शिक्षक, बेहतर शिक्षक वही है जो खुद हमेशा स्टडी में रहे, उसकी स्टडी हमेशा रनिंग में रहे, यानी वो हमेशा अध्ययनरत रहे। जैसे कि जब मैं आपको पढ़ाती हूँ, अभी ये वीडियो जो मैं अपलोड कर रही हूँ इसको मैं पढ़ा रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि हम बस उठे और आपको पढ़ाने लगे। आपको पढ़ाने से पहले हमें भी पढ़ना होता है चीज़ें, क्योंकि अपडेट करनी होती। कुछ चीज़ें पुरानी हो गई जब मैंने पढ़ी थी तब, अभी हो सकता है कुछ चीज़ों में जीके वगैरह में जैसे चेंजेस होते हैं तो अपडेट रहना होता है। या धारा प्रवाह इंसान किसी को, यानी शिक्षक जो है टीचर, धारा प्रवाह बच्चे को तभी पढ़ा सकता है जब उसने खुद ही स्टडी की हो। तो जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमने आपको पढ़ाने से पहले, इस वीडियो को अपलोड करने से पहले हमने भी उस चीज़ पर नज़र डाली है, उसको पढ़ा है, तब हम आपको पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा एक बेहतर शिक्षक वही है जो हमेशा अध्ययनरत रहता है, यानी एक जलता दीपक ही दूसरे को प्रकाश दे सकता है। तो यह है रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन। नेक्स्ट है कोठारी आयोग, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, जिसका निर्माता शिक्षक है, यहाँ पर निर्माता होगा, ठीक है। फिर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका है समाज में शिक्षक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक परंपराएं और तकनीकी कौशल पहुँचाने का केंद्र है। तो इसको जो कथन होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ये जैसे मैंने लिखे हैं आपको बिल्कुल वैसे ही याद करने हैं, क्योंकि ये कथन इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम्स में, पिछले जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें पूछे गए हैं और आ सकते हैं आपके
तो ये 3 ही इम्पॉर्टेंट हैं। 4 जो हैं, एक तो गांधी जी का, फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी का और कोठारी आयोग और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये 4 हैं आपको इम्पॉर्टेंट हैं। ये चारों आपको ध्यान रखने हैं और याद करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम शिक्षक के गुण पढ़ेंगे। हम चाहें तो अभी आपको शिक्षक के गुण पढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो ये देख लें, ये सारे पॉइंट वाइज लिखे हैं, लेकिन इनको आपको एक्सप्लेन करवाना है, ठीक है, क्योंकि एक एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है। ये ऐसा नहीं है कि यही पॉइंट उठा करके वो आपसे पूछ लेंगे। इस पॉइंट के अंदर से भी चीज़ें पूछ सकते हैं वो आपसे, जो कि आपको जब मैं एक्सप्लेन करूँगी तभी आपको पता चलेगा। तो क्योंकि वीडियो हो जाएगा बहुत ज़्यादा बड़ा और आपको जो है फिर आपका मन नहीं लगेगा और आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। तो हम शिक्षक के गुण और शिक्षक की भूमिका, ये दोनों चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि शिक्षक की जो भूमिका है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले, ठीक है। तो हम, क्योंकि ये शिक्षक की भूमिका जो है ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है जीवन कौशल और शिक्षण कौशल का जो है पार्ट है, उनमें से ये जो शिक्षक की भूमिका वाला पार्ट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनेगा आपका एग्जाम्स में, इसलिए इसको आराम से पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये जो अभी तक का पार्ट था, यहाँ तक जो कथन आपने पढ़े हैं यहाँ तक, ये जो आपका इतना पार्ट है ये बहुत ईजी था, इसलिए इसको आज जो है कंप्लीट कर दिया है। ये था संसाधन में, जो आपको पहले हमने वित्तीय संसाधन और विद्यालय अभिलेख पढ़ाए हैं, उसके साथ में इसको आप पैचअप कर लें, क्योंकि उसके साथ में यही एक पार्ट है, ठीक है। तो ये पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे शिक्षक की भूमिका और शिक्षक के गुण। तो ये देखने में जितना आसान लग रहा है ना, शिक्षक के गुण, आप सोच रहे होंगे शिक्षक के गुण सभी को पता होता है कि वो सहानुभूति होना चाहिए, उसमें समानुभूति होना चाहिए, भेदभाव रहित होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। वो देखने में इतना आसान लग रहा है, ऐसा नहीं है। उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके अंदर से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इसलिए उसको हम आराम से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा और शेयर ज़रूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।